आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग करेंगे उस चैप्टर का नाम है यह दंत्रित मुस्कान और फसल चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करने वाले। तो शुरू करते हैं प्रश्न और अभ्यास करने। नंबर 1, बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा कवि दांत निकलते नन्हे बच्चे पर मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यह मुस्कान देखकर गंभीर उदास मन भी प्रसन्न हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि झोपड़ी में भी कमल के फूल खिल उठे, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की लहर दौड़ उठती है या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघल कर जलधारा बन जाए। नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? आंसर है बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, स्वार्थ से भरा होता है। वे तभी मुस्कुराते हैं जबकि वे सामने वाले में कोई रुचि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हुआ कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नंबर 1, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। मतलब कहने का मतलब ऐसा निर्जीव कोई चीज होता है तो लगता है कि वो भी सजीव हो जाए। नंबर 2, ऐसा लगता है कि झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। नंबर 3, ऐसा लगता है कि चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई हो। नंबर 4, ऐसा लगता है कि मानो बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसका क्या मतलब भाव होगा, मतलब अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल। इस पंक्ति में कवि छोटे शिशु के बारे में यह कहना चाहते हैं कि दांत निकलते शिशु का धूल से सना शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल उठे हो। कहने का तात्पर्य है कि मन में बहुत उमंग होता है। ख, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे परे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसका क्या आशय है? कवि कहते हैं कि नव शिशु की स्पर्श में रोमांच भरी प्रसन्नता होती है। उसे छूते ही यूं लगता है कि मानो बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कहने का तात्पर्य है कि शिशु को छूने मात्र से रूखे और कठोर लोग भी सरसता अनुभव करने लगते हैं। अभी क्या है? रचना और अभिव्यक्ति। नंबर 5, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर होगा मुस्कान मन की प्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव होता है, तो क्रोध जो होता है मन की उग्रता और अप्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव होता है। मुस्कान से वातावरण में प्रसन्नता फैल जाती है तो क्रोध से वातावरण में तनाव फैल जाता है। मुस्कुराने वाला तो खुश होता ही है, साथ में सामने वाला भी मुस्कान देखकर खुश हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति के चेहरे को देखते ही सामने वाले व्यक्ति भी क्रोध का सामना करता है और उसका मन अशांत हो जाता है। नंबर 6, दंत्रित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर होगा कविता से पता चलता है कि वह बच्चा 8-9 महीने का रहा होगा। लगभग इसी उम्र में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है कवि जब दांत निकलते बच्चे से मिलते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। उसकी भोली मुस्कान देखकर कवि को ऐसा लगता है कि किसी मुर्दे में भी जान डाल दे सकती है। कमल के फूल तालाब में न खिलकर जैसे झोपड़ी में खिल गए हों। कवि के नीरस मन में भी मधुरता छा गई, मानो बबूल के पेड़ से शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगे हों। पहले तो शिशु कवि को पहचान न सका, फिर एकटक निहारता रहा। कवि को तिरछी नजरों से देखकर अपना मुंह फेर लेता, फिर धीरे धीरे आपस में स्नेह होता गया और बच्चा मुस्कुरा पड़ा। उसके उगते हुए दांत दिखाई देने लगे। पाठ्येतर सक्रियता।
आप जब भी किसी बच्चे से पहली बार मिले तो उसके हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभव को कविता या अनुच्छेद के रूप में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। मतलब क्या, जब आप किसी बच्चे से अगर मिल रहे हैं तो जाके देखिए उस बच्चे का हाव भाव क्या है। वो बच्चा अगर पहली बार आपको देख के प्रसन्न हो रहा है या रोना शुरू कर देता है, उसका व्यवहार कैसा है, वो बात बात पे रोता है या खेलता भी है, कूदता भी है, और ऐसा नहीं कि वो माँ के ही गोद में चिपका रहता है किसी अजनबी को। तो ये जब आप किसी बच्चे से मिलेंगे तो वहाँ पर जो बच्चा का हाव भाव होगा उसको आप बहुत गौर से देखिएगा और उस चीज को आप लिखिएगा। तो ये आपको स्वयं करना है। ये क्या है? एनसीईआरटी द्वारा नागार्जुन पर बनाई गई फिल्म देखिए। ये भी आपको स्वयं करना है। ये क्या है? फसल। फसल चैप्टर का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1, कवि के अनुसार फसल क्या है? आंसर होगा, कवि के अनुसार फसलें जो है सो पानी, मिट्टी, धूप, हवा, बीज और मानव के श्रम से बनी है। इसमें सभी नदियों को पानी का जादू समाया है। सभी प्रकार की मिट्टी की गुणवत्ता उसमें निहित है। सूरज और हवा का प्रभाव समाया हुआ है। इन सब के साथ किसानों और मजदूरों का मेहनत भी शामिल है। नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आंसर होगा, वो आवश्यक तत्व जो है फसल उगाने के लिए पानी है, मिट्टी है, हवा है, सूरज की धूप है, और यहाँ किसान भी कह सकते हैं। नंबर 4, नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? इसका आंसर होगा, इसमें कवि कहना चाहते किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें इतनी फलती फूलती है। यह किसानों की श्रम की गरिमा और महिमा ही है। किसान का परिश्रम खेती को अधिक सस्य श्यामला बनाता है, जिसके कारण फसलें अधिक लहलहाने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है, कवि यह कहना चाहते कि ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव से होती है। फसलों के बढ़ने में हवा की थिरकन का भी योगदान होता है। मानो हवा सिमट कर सिकुड़ कर फसलों में समा जाती है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। इसका क्वेश्चन क्या है? को मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो इसका आंसर होगा, मिट्टी के गुण धर्म का मतलब है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टी से भिन्न हो जाता है, विशेष हो जाता है। मतलब ख क्या है? वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस तरह प्रभावित करती है? इसका आंसर होगा, वर्तमान जीवन शैली बहुत प्रदूषित हो गई है। हम कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन करके उसका कचरा मिट्टी में ही छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। जैसे प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का कचरा और विषैला रसायन धरती के पानी को प्रदूषित करती है। वहीं पानी खेतों में जाकर फसल को बर्बाद कर देते हैं, और वहीं विषैला पानी मिट्टी का मूल स्वभाव बदल कर उसे भी प्रदूषित कर देती है। ग क्या है? मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? इसका आंसर होगा, यदि मिट्टी अपना गुण धर्म और स्वभाव छोड़ देगी तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा। शायद जीवन तो नष्ट न हो, किंतु वह अरूप और मिट्टी के गुण धर्म बदल जाएगा। घ, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इसका आंसर है, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इससे जानना होगा, लोगों को भी जागरूक करना होगा। पाठ्येतर सक्रियता, ये क्या कहता है देखते। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा अपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखें। तो इसमें हमें क्या करना है? पत्र लिखना है किसी अखबार के संपादक को। तो हम जिस अखबार के संपादक को पत्र लिखे हैं, कैसे लिखे हैं ध्यान से देखिएगा। तो हमने नवभारत टाइम्स के संपादक को पत्र लिखा है। तो पहले हम क्या कैसे लिखते हैं? पहले स्टार्टिंग करेंगे सेवा में।
संपादक को लिखना है तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, संपादक महोदय। किस पत्रिका में हम डाल रहे हैं तो उस पत्रिका का नाम होगा, उसके नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नवभारत टाइम्स। ये कहाँ जा रहा है तो नई दिल्ली। या किस डेट को लिखे उसके नीचे तो 2 मार्च 2025 को। फिर स्टार्ट कैसे करते हैं, महोदय करके लिखेंगे और क्या लिखना है ध्यान से देखिए। मैं आपके पत्र के माध्यम से अपने विचार पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूँ, कृपया इसे प्रकाशित कर हमें अनुग्रहित करें। मतलब ये बात करके हम उसे विषय जो हमारा है ये चीज है, ये विषय है जो कि हम संपादक को बता रहे हैं। और फिर कैसे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु हमारे देश के किसान खुश नहीं। अगर किसान खुश नहीं तो हमारा देश की खुशहाल कैसे बन सकता है। किसान हम लोगों को पेट भरते हैं, किसान जो है सो हम लोगों का पेट भरते हैं, किंतु वे स्वयं भूखे सो जाते हैं। हजारों किसान पैसों की तंगी और कर्जा की वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। हम भारतीयों के लिए यह बात कलंक जैसे है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए कि वो संकट से उबर सके और उनका ऋण भी माफ कर दिया जाए या तो सस्ता कर दिया जाए। ऐसे अनेक उपाय से हम उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर लास्ट में क्या हम लोग लिखते हैं, भौदिये अपना नाम लिखना है। जैसे तो नाम हो गया सौरभ शुक्ला, अपना एड्रेस क्या 125 पांडव नगर नई दिल्ली। तो इस प्रकार ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है इसमें देखते हैं, फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर होगा, फसलों के उत्पादन में किसानों को महत्व को बढ़ चढ़ कर बताया जाता है। भारत की कोई महिला अगर सबसे अधिक श्रम करती है तो किसान महिला है। किसान परिवार की महिलाएं खेतों, घरों, पशु आदि की देखभाल करती है। इनके कार्यों को इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती है, न इनके कामों की गिनती की जाती है। यह किसान महिलाओं पर अन्याय है। खेतों में काम करती हैं, पशुओं के लिए चारा लाती और अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाना पकाती। कहीं भी इनके श्रम की चर्चा नहीं होती। हमें उन्हें सम्मानित कर उनका महत्व क्या है यह बताना चाहिए। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं वो मैं प्रश्न आपको बता रही हैं, आप इसे स्वयं करने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 क्या है, कवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर क्या कल्पना की है। नंबर 2 क्या है, यह दंतरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, कवि और बच्चे के परस्पर मिलन का माध्यम कौन बनता है और कैसे, स्पष्ट कीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का उत्पादन किन किन तत्वों के संयोग पर निर्भर होता है, लिखे। फिर नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फसल कविता के आधार पर लिखिए। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।